क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए आज चालू करेंगे नया चैप्टर। जीओसी हमने खत्म कर लिया था, हर एक छोटा टॉपिक जो भी था सारा हमने कवर कर लिया था। तो आज हम जीओसी का पेंडिंग डिस्कशन जो है, होमवर्क डिस्कशन, वो कर लेंगे और उसके बाद चालू करेंगे नया चैप्टर। सही है? नया चैप्टर गेस करो कौन सा है? आइसोमेरिज्म। क्या है भाई लोग? आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक आप एकदम तैयार हैं। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, पहले होमवर्क ले लेते हैं। और होमवर्क में है आपका बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं। बॉन्ड लेंथ में हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सारी चीजें की थी, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट विद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? होमवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई लोग, किसका होमवर्क डिस्कशन हो रहा है? थ्योरी कॉपी का हो रहा है। किस चीज का हो रहा है? बॉन्ड लेंथ का हो रहा है। ये चीजें हमने यहाँ पर लिखी। ठीक है, 1 और 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मैंने भाई आपको ये चीज समझनी होगी, अगर सारे आरएस सेम है, अगर सारे आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम होती है। तो थर्ड में याद आया 3 आरएस बनते हैं इसके, और तीनों हुबहू सेम होते हैं। अगर हुबहू सेम होते हैं तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, x इक्वल टू वाई। अगर आप दिमाग लगाएं, फोर्थ में भी 5 आरएस बनते हैं, पांचों सेम होते हैं, सो इट वुड बी एक्स वाई इक्वल टू जेड। मैं थोड़ा सा हाइब्रिड बना देता हूं ताकि आपको याद आए। इक्वल 1/3 1/3 1/3 प्लस चार्ज हर जगह होता है, एंड 8 पाई बॉन्ड 3 जगह डिस्पर्स हो जाती है। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो 5 मेंबर थे, इसके 5 आरएस आते थे, और सारे के सारे क्या होते हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल। टॉकिंग अबाउट 5th, इसके ट्रोपोलियम के टाइम है 7 आरएस बनेंगे, सातों बिल्कुल सेम बनेंगे, सो x इक्वल टू वाई। 6 कार्बोनेट 3 आरएस बनेंगे, आइडेंटिकल बिल्कुल सेम, सो x इक्वल टू वाई। 7th है नाइट्रेट NO3 माइनस, 3 आरएस बनेंगे बिल्कुल सेम, x इक्वल टू वाई। 8th सल्फेट आयन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आरएस कितने बनेंगे? अगर आप ये बता दो तो मैं मान जाऊं। कितने आरएस बनेंगे? 8th। और ये एक सरप्राइजिंग कंपाउंड है। ये पहला ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम टेट्राहेड्रल है। सेंट्रल एटम टेट्राहेड्रल है। याद है कि हम प्लेनारिटी की रिक्वायरमेंट रखते हैं फॉर रेजोनेंस। 8 में देखो, सल्फेट में सल्फर पे sp3 बोलते हो, और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होता है। तो मेरे भाई सोचिएगा कि क्यों, किस तरीके से आप इसमें रेजोनेंस को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसके 6 आरएस हो सकते हैं बहुत आराम से। 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लें 4c2 मेथड से, 6 आएगा। और 8 का भी आंसर क्या है? x इक्वल टू वाई। सल्फेट के अंदर सारी बॉन्ड लेंथ सेम पाई जाती हैं। नाउ मूविंग अहेड 9th, लो भाई साहब, ये तो x इक्वल टू वाई वाला ही केस हो गया पूरा का पूरा, x इक्वल टू वाई, क्योंकि 9th में बेंजीन के 2 केकुले हमने बनाए थे। टॉकिंग फ्रॉम 10th, 10वें से अगर मैं करूं तो मेरे भाई ये नैप्थलीन है। नैप्थलीन के 3 आरएस बने थे, और अगर आपने बुद्धि लगाई होगी तो आपको ये याद आ गया होगा कि तीनों आरएस सेम नहीं थे। तीनों आरएस सेम नहीं थे, तो ये तो बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाता है कि बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी। अब मैं जल्दी से इनके आरएस बना देता हूं। डबल 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 एंड डबल 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 डबल। सो इफ अगर हमने इसे x लिखा है एंड इसे y लिखा है, इसे x लिखा है, इसे y लिखा है, इसे x लिखा है, इसे y लिखा है, सो यू कैन ऑब्जर्व कि x जो है वो यहां डबल है, यहां डबल है, यहां सिंगल है। मतलब 3 में 2 बार क्या है? 2 बार डबल कैरेक्टर है, 2 बार डबल कैरेक्टर है, और 1 बार कैसा कैरेक्टर है? एक बार सिंगल कैरेक्टर है। y को देखो, y को, तीनों आरएस सेम नहीं है, बिल्कुल आप देखें तीनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। y सिंगल है, डबल है, मैंने भाई ये 2 टाइम्स सिंगल है, 2 बार सिंगल कैरेक्टर है और 1 बार डबल कैरेक्टर है। तो क्या आपको
आसानी से दिख रहा है कि ज्यादा डबल कैरेक्टर किसके पास है, एक्स के पास, क्योंकि 2 बार डबल कैरेक्टर है। और अगर एक्स के पास है डबल कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ होगी छोटी। डबल बॉन्ड क्या होती है, छोटी होती ना सिंगल से। तो डबल कैरेक्टर ज्यादा तो भाई साहब y बड़ा प्रूफ हो जाता है, y x से बड़ा प्रूफ हो जाता है। ओके, सिमिलरली 11th, नाम याद है 11th का, क्या नाम था, फिनेंथ्रीन। क्या नाम था, फिनेंथ्रीन। इसके आरएस कितने आए थे, न्यूट्रल बेंजीनोइड आरएस आए थे 5। न्यूट्रल बेंजीनोइड आरएस आए थे 5। मेरे भाई इन पांचों आरएस में एक्स और वाई को देखना, एक्स और वाई को देखना। मुझे एक्स का तो एग्जैक्टली याद आ रहा है, मैक्सिमम डबल कैरेक्टर था 5 आरएस में। 5 आरएस में 4 बार डबल कैरेक्टर था एक्स के पास, 4 टाइम्स डबल कैरेक्टर और 1 बार सिंगल कैरेक्टर। मेरे भाई किसी भी बॉन्ड के पास इतना डबल कैरेक्टर फिनेंथ्रीन में नहीं होता। दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्लियर कि एक्स हो गया छोटा, एक्स हो गया छोटा। सबसे ज्यादा डबल कैरेक्टर होता है 11th के एक्स वाली जगह पर। 5 आरएस में आप देखिएगा 4 में डबल कैरेक्टर मौजूद है यहां पर। तो मेरे भाई आगे चलेंगे हम, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज अ गुड क्वेश्चन। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो आप इसके आरएस भी बना सकते हैं, ठीक है। बट इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लुक एट, जहां तक ये वाली जो बॉन्ड है ये इसके साथ भी रेजोनेंस करता है और इसके साथ भी रेजोनेंस करता है। तो मेरे भाई ये डबल तो 2 डबल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये डबल एक ही डबल के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो मेरे भाई अपने को साफ साफ दिख रहा है कि बीच वाला जो डबल है जिसे हमने वाई बोला है वो ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। और अगर वो ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है तो वहां ज्यादा सिंगल कैरेक्टर आएगा, और अगर ज्यादा सिंगल कैरेक्टर आएगा तो y ग्रेटर देन x। फिर से सुनो, बीच की डबल बॉन्ड रेजोनेंस आजू वाली बॉन्ड से भी कर रही है, बाजू वाले बॉन्ड से भी कर रहा है, लेकिन आजू वाला तो केवल बीच वाले से कर रहा है। तो मेरे भाई इसके यहां पर अगर हम देखें तो यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। दैट्स व्हाई आप समझ रहे हैं बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अरे 13 तो पहचान गए होंगे भाई साहब, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ऊपर वाला NO2 रिंग से रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ऊपर वाला NO2 अगर रिंग से रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो मेरे भाई वो सिंगल दिख रही है और सिंगल है, जबकि नीचे वाला NO2 रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए Y में क्या आ जाएगा, डबल कैरेक्टर। सो X ग्रेटर देन Y, X ग्रेटर देन Y। और यहां कॉन्सेप्ट लगा है SIR इफेक्ट का, SIR इफेक्ट का। 14th आई थिंक हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। 14th में ऊपर वाला N रेजोनेंस नहीं कर सकता ब्रेड्स रूल की वजह से, जबकि Y वाला रेजोनेंस करेगा। तो मेरे भाई आप ध्यान से देख सकते हैं ब्रेड्स रूल यहां पर लग रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 लिख दे रहा हूं। योर आंसर इज x ग्रेटर देन y एंड रीजन इज बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल की वजह से। तो भाई साहब ये है, अरे और है भाई साहब अभी तो बॉन्ड लेंथ के और क्वेश्चन। 15 बहुत मजेदार क्वेश्चन, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, ये हटा देता हूं। आइए 15th क्वेश्चन, ये है स्क्वेरिक एसिड का डायएनाइन। 15th को अगर हम देखें तो ये है स्क्वेरिक एसिड का डायएनाइन। सारे लोग देखिएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस O माइनस, ठीक है। मेरे भाई अगर आप इसके RS बनाने पर आ जाए, RS बनाने पर, तो मेरे भाई इसके RS इस तरीके से बनता है। ये वाला माइनस इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यहां माइनस आएगा, वो इसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो जो RS बनेंगे इसके वो ऐसा बन जाएगा। इधर डबल बॉन्ड, इसे तो टच नहीं किया आपने, इसे टच नहीं किया आपने, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। ये पहले डबल था, आजकल सिंगल है। ये सिंगल था, आजकल डबल है। बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी, इसके मुंह पर माइनस आएगा, इसके पूंछ पर प्लस आएगा, मुंह पर माइनस, पूंछ पर प्लस बॉन्ड।
मेरे भाई ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों वो इधर आ गए या नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। समझदार के लिए काफी सारा, और आप बोलोगे तो बताऊंगा दोबारा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, उसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसे और घुमा दो। अगर आप उसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसे और घुमाएंगे तो बनने वाली चीज को देखो, ये टच नहीं किया, ये टच नहीं किया, ये पहले सिंगल था आजकल डबल हो गया, ये डबल था सिंगल हो गया, और यहां क्या आ जाएगा बीच में, इधर मुंह पर माइनस पूंछ पर प्लस डबल। तो मेरे भाई 3 बना दिए, चौथा भी बना दूंगा, आपको समझ में आ गया 4 ही बनना है, ये घूम रहा है ना। अब बहुत आराम से आप ऐसा रेजोनेंस कर सकते हैं। सो यू कैन हैव O minus double bond or double bond. So this is all about resonating structure of dianion of squaric acid, and clearly we can observe कि सारे RS बिल्कुल सेम है। अरे एनर्जी लेवल में तो सेम है। तो मेरे भाई इट्स वेरी वेरी प्रिसाइज दैट X इक्वल टू Y इक्वल टू Z इक्वल टू W, ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, एंड P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S, ये है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चारों एरोमेटिक हैं, दैट्स व्हाई स्क्वेरिक एसिड कंजुगेट बेस है, स्क्वेरिक एसिड, दैट्स व्हाई स्क्वेरिक एसिड अच्छा खासा एसिडिक होता है। ठीक है, 16th इजी है मेरे ख्याल से, आपको 16th में कोई इश्यू नहीं होगा। 16th के 2 RS बनते हैं, दोनों सेम होते हैं, X इक्वल टू Y, 16th के दोनों RS बिल्कुल सेम होते हैं। क्लियर। 17th क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो Y ग्रेटर देन X आएगा, क्योंकि आपको पता है Y में सिंगल कैरेक्टर हमेशा ज्यादा ही रहेगा, और ये वो वाला RS है जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आप देखें 17th में जो बना हुआ है कंपाउंड, ये मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS है, तो X में डबल कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। 18th इज अ गुड क्वेश्चन बट इजी एज वेल। 18th पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पक्का पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो व्हाट इज वेरी क्लियर टू अस कि W बहुत अच्छा है और Z सबसे छोटा है, इसमें कोई डाउट है तो मेरे भाई इलॉजिकल बात है, क्योंकि अगर आप देखें W प्योर सिंगल है, प्योर सिंगल मतलब बड़ा हो गया, और Z प्योर डबल है इसलिए छोटा हो गया। अब बात करते हैं, हमें पता है P और Q बराबर हैं क्योंकि इक्वल RS आएंगे, P और Q लेंथ बिल्कुल बराबर। X और Y में आते, X और Y में आपको पता है ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि इनके RS सेम नहीं होंगे। तो मेरे भाई इट्स वेरी वेरी क्लियर कि 18th में जो डबल दिख रहा है Y, वो डेफिनेटली सिंगल, मतलब दोनों जगह डबल कैरेक्टर, X जगह भी डबल कैरेक्टर है, Y भी डबल कैरेक्टर है, बट Y में ज्यादा डबल कैरेक्टर होगा क्योंकि ये वाला पोर्शन ज्यादा कंट्रीब्यूट। So I think it's a very very clear. We can have X greater than P equal to Q greater than, it should be Y. Look at this. Look at this. ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन, ये पेपर में IIT में कहीं भी पूछा जा सकता है। 19th, I think 19th तो आपने guanidine था, 19th is guanidine and तीन आइडेंटिकल RS आएंगे, और तीनों आइडेंटिकल RS की वजह से X इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y। ओके, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y। अब हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 20th की बात करें तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, सारे लोग ध्यान से देखो। ठीक है, ये था एक डबल बॉन्ड है इधर और ऑक्सीजन, आसान था, इजी भी है, बस 2 कंपाउंड में ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड दो, ऑक्सीजन ये, ठीक है, एंड 1 मोर डबल बॉन्ड। ओके मेरे भाई, आपने टारगेट किससे किया, डबल को, डबल डबल
डबल डबल, ठीक है, 1 2 3 4 कर लेते हैं। ये डबल रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, ये डबल रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, तो मेरे भाई 4 सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि ये प्योर डबल हो गया, ये प्योर डबल कैरेक्टर रख रहा है। और डबल बॉन्ड क्या होती है, छोटी होती है। अब बात करते हैं इन तीन, ये डबल भी रेजोनेंस कर रहा है, ये डबल भी रेजोनेंस कर रहा है, ये डबल भी रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास दिमाग नाम की चीज है तो आप देखो, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड रेजोनेंस करेगा, एक्सटेंडेड, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये ग्रुप ले लेगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर रहा है। जबकि इस वाले को अगर देखते हैं आप, तो केवल इतना रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये वाला जो रेजोनेंस है ये किसी तरीके से भी इसे फायदा नहीं पहुंचाएगा, यानी कि ऑक्सीजन पार्शियली पार्ट ले रहा है, पार्शियली। इधर आओ, सेम है मेरे भाई, ये डबल पार्शियली पार्ट ले रही है, ये डबल, क्योंकि ये वाला भी इससे रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला भी इससे रेजोनेंस कर रहा है। तो अपने को ये समझ में आ गया, सबसे बेहतरीन रेजोनेंस फर्स्ट में, और फर्स्ट में इस डबल में सिंगल कैरेक्टर ज्यादा आ गया, तो मेरे भाई सबसे बड़ी वाली बॉन्ड हो गई 1, हो गई ना 1, 1 सबसे बड़ी, 4 सबसे छोटी। इन दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे भाई। आपको पता है ऑक्सीजन प्लस आर ग्रुप होता है और कार्बोनाइल माइनस आर ग्रुप होता है। अगर प्लस आर के तुम आरएस नोटिस करो, प्लस आर के, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस घूमता है। लेकिन अगर माइनस आर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नोटिस करो तो उसमें प्लस घूमता है, यानी कि माइनस प्लस आर वाले में आपको कंप्लीट ऑक्टेट आरएस मिलते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंप्लीट ऑक्टेट आरएस मिलते हैं, और इसके माइनस आर वाले में क्या, प्लस चार्ज घूम रहा होता है रिंग में, विड्रॉइंग है ना भाई, तो इसका कंट्रीब्यूशन कम होता है, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा प्रूफ हो गया। तो दिस इज फाइनल आंसर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है आपका बॉन्ड लेंथ के मैंने क्वेश्चंस जो दिए थे, कॉपी का होमवर्क है, ठीक है भाई। और बॉन्ड एनर्जी के 3 क्वेश्चंस दिए थे। बॉन्ड एनर्जी के 3 क्वेश्चन लास्ट में हमने सबसे लास्ट में किया था, एंड इट वाज 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जिस जगह की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, उस बॉन्ड को तोड़ दो, वहां रेडिकल बना दो, रेडिकल की स्टेबिलिटी निकाल लो, उसका रिवर्ट ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत स्टेबल रेडिकल है तो आसानी से बन जाएगा खटाक से। तो आइए कर लेते हैं, ये मैं हटा देता हूं ताकि बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस हम उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन तो बहुत क्लियर है। एक्सप्लेनेशन है रेडिकल बनाओ, रेडिकल स्टेबिलिटी का रिवर्स, बॉन्ड एनर्जी हमेशा ऐसे निकालते हैं। आइए 3 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, तो बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो कंपाउंड था वो ये था, और आपने जो बनाया होगा, ये बनाया होगा, ये बनाया होगा और ये बनाया होगा। इन तीनों रेडिकल में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल ये, तो पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा लो, याद रखना, डायरेक्ट मत करना, गलती हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, 2 सेकंड ना, या उसके बाद क्या था, उसके बाद थर्ड है, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो ये आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो ना बॉन्ड एनर्जी इसका रिवर्ट होगा, सो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इसका उल्टा कर दो, 1 2 सॉरी बीच में 3 है तो 3 है, 1 3 2, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। है ना आसान, पूछा जा सकता है भाई ध्यान से। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ सिंपल केस, आप रेडिकल बना लेंगे और बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर निकालना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आप नेक्स्ट कर लीजिएगा। सेकंड में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी सेकंड की, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी सेकंड, ठीक है। उसके बाद होगा आपका फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ के बाद होगा आपका थर्ड, थर्ड के बाद होगा आपका फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद होगा फोर्थ। ये बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ है, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर सेकंड के लिए,
डबल बॉन्ड पर सबसे घटिया रेडिकल बनता है, याद रखना। थर्ड का मैं आंसर लिख देता हूं, फोर्थ सबसे अच्छा है, मतलब ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है। फोर्थ के बाद जो है वो आएगा आपका 1, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 2। सॉरी ये फोर्थ है, फोर्थ 2 जैसा लग रहा है, फोर्थ, ठीक है। सो आपका मेरे भाई खुशखबरी ये है कि वी जस्ट फिनिश्ड क्या, जीओसी का डिस्कशन अलोंग विद एवरीथिंग। अब आप ध्यान से सुनिए, आपके होमवर्क में एक नई सीट आपको मिलेगी एसिड बेस्ड एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की, वो सीट भी आपको करनी है, ठीक है। हर क्लास में आप एक्स्ट्रा 30 क्वेश्चंस ऐड कर लें और उसका डिस्कशन उसी तरीके से सॉल्यूशन अपलोड करके ही होगा। अभी हम आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, तो आइए स्वागत करते हैं नए चैप्टर का, और ये है महा इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आइए हटा दूंगी। आइसोमेरिज्म सुना है आप लोगों ने कभी? बोलो, कभी सुना है? जानते हो कुछ आइसोमेरिज्म के बारे में? नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे, टेंशन नहीं लो भाई, टेंशन नहीं लेने का इधर आओ। हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइसोमेरिज्म। दरअसल आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है, दो कंपाउंड के बीच में, कम से कम दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। समझ में आया? आइसोमेरिज्म as a phenomenon to represent relation between given at least 2 compounds। आइए अब मैं आपको जो बोलूंगा वो आप पहले दिलो दिमाग में बैठा लेना। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेरे साथ साथ बोलना है सबको, मेरे साथ साथ बोलो, जिधर भी बैठे हो जहां भी बैठे हो मेरे साथ साथ बोलो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मैं ये लाइन पूरी नहीं करूंगा, मैं ये एक इनकम्प्लीट लाइन आपको बताऊंगा। ये इनकम्प्लीट लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, फिर देखना इसे स्टाइलिश तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी और इसमें थोड़ा सा ऐड कर लो, बट डिफरेंस इन, क्लियर? क्या बोला मैंने? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, बस अभी आपको समझ में आ रहा है, लाइन पूरी नहीं हुई है, इसके आगे कुछ तो होना चाहिए। डिफरेंस किसमें है ये तो बताओ। अरे सब करेंगे ना, रिलैक्स हो जाओ। आई तो आइसोमेरिज्म जो है मेरे भाई, इसे हम लेकर हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, सारे लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। अभी एक झटके में सारी डेफिनेशंस आपको आ जाएंगी। देखिए आइसोमेरिज्म का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक पार्ट है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक पार्ट जो है वो है मेरे भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है मेरे भाई? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ये दोनों नाम सेम है। आइए अब हम इनके पार्ट्स, सब पार्ट्स पर बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे सारे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कई सारे पार्ट होते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं, एक एक करके चुन चुन कर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म फर्स्ट पार्ट is। सेकेंड पार्ट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अभी देखना सब आएगा, एक झटके में आएगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ पार्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मैं आइसो लिख रहा हूं, पूरा मतलब मान लेना आइसोमेरिज्म। ओके, एक और है मेरे भाई,
मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। लेकिन एक और है, ये है टॉटोमेरिज्म। क्या है मेरे भाई? ये है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन है। चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टॉटोमर। अब आते हैं स्टीरियो के क्लासिफिकेशन पर। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, स्टीरियो का क्लासिफिकेशन जो है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। स्टीरियो का क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फर्मेशनल एक पूरा चैप्टर होगा हमारा, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में हम दो चैप्टर पढ़ेंगे। कौन कौन से दोनों चैप्टर? ये पूरे दो चैप्टर है, सुन लेना। एक तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और सेकेंड पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। महा इंपॉर्टेंट, नाम तो सुना ही होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये है आपका आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। आप देख सकते हैं इसे पूरा। मुद्दा ये है कि सर डेफिनेशन तो भी आपने हमें आधी बताई है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, धैर्य रखो, बस अभी वो भी कर लेते हैं। मेरे भाई सुनो, आप करते हैं डेफिनेशन पूरी। आइसोमेरिज्म कहीं भी देखो, सोते जागते खाते पीते राह चलते, अगर आइसोमेरिज्म कहीं दिख जाए तो आपके मन में इतना ख्याल आना चाहिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन। अब सुनो ध्यान से, ये आइसोमेरिज्म वर्ड, ये आइसोमेरिज्म वर्ड जहां जहां भी दिख रहा है, जहां जहां भी दिख रहा है, सारे देखो, यहां दिख रहा है, 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 इधर है, इधर है, इधर है, भाई इधर है, हर जगह। तो ये जिसके पीछे लगता है, ये जिसके पीछे लगता है, चेंज उसी में होता है, डिफरेंस उसी में होता है। सारी डेफिनेशन आ गई एक झटके में, सोचो जरा। आओ हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं, ठीक है। इसको देखा तो क्या ख्याल आया? इसको देखा तो क्या ख्याल आया? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, जो आगे लिखा है उसी में डिफरेंस, डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हो गया भैया डेफिनेशन, डेफिनेशन हो गई इसकी। आओ एक कह रहा है इसकी ट्राई करें, करो। इसको देखा तो क्या ख्याल है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन चेन लेंथ, चेन लेंथ। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स। एक ने कहा ये बताओ, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन कंफर्मेशन। Although you don't know what is the meaning of confirmation and all, but आपको डेफिनेशन परफेक्ट आती है। Compounds having same molecular formula but difference in geometry, geometry. Compounds having same molecular formula but difference in optical behavior. क्या है ये ऑप्टिकल बिहेवियर? ऑब्वियसली जब हम वो चैप्टर चालू करेंगे तब हम पढ़ेंगे, है ना मजेदार। तो भैया डेफिनेशन आप देख लो, सारे एकदम 100% भेजे में बैठी होनी चाहिए। पीछे वाले डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, हाँ भेजे में एकदम बैठे होनी चाहिए। चलिए एक और चीज सुनना, सोचना जरा और समझना भी। मैं इन सबके एक एक एग्जाम्पल भी आपके सामने रख सकता हूं, एक एक एग्जाम्पल, लेकिन आज हम ये करेंगे, चालू करेंगे तो अपने आप उसमें आ जाएगा काफी कुछ पोर्शन। इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखी? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर चेंज। क्या आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस बहुत क्लियरली दिख जाएगा या नहीं दिख जाएगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले इसे रिलेट करते हैं। यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, थिंक अबाउट दिस।
अगर यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है तो क्या यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो सकता है क्या? सारे सोचो, अगर यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस है तो क्या यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस हो सकता है क्या? जस्ट थिंक, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस हुआ तो ये कैटेगरी इसी में तो आ जाएगी मेरे भाई। तो यहां पर आप क्या लिखते हो? सारे बोलो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे भाई यहां क्या लिखना पड़ेगा आपको? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम, क्योंकि अगर यहां भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हुआ तो ये पूरी कैटेगरी इसी का कोई ना कोई पार्ट हो। तो यहां आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम मिलना चाहिए, जबकि यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा। एक चीज दोनों जगह फिक्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक चीज दोनों जगह फिक्स है, वो है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप कहोगे ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे देखेंगे? आपके दिमाग में आएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे देखेंगे? मैं बताता हूं, एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है? मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास एक कैमरा है, एकदम बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला कैमरा है। उस कैमरे से आपने क्या किया, आपने चुपके मेरी फोटो खींच ली। आपने मान लीजिए मेरी 10, 15, 20 फोटोज खींच ली। अब किसी फोटो में मैं ऐसे खड़ा था, किसी फोटो में मैं ऐसे खड़ा था, किसी फोटो में मैंने ऐसे किया हुआ था, कुछ भी पोस्चर था। तो वो जो 50 फोटो आपने खींची हैं, वो सारी की सारी फोटो में मेरा स्ट्रक्चर सेम था, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। मैं ऐसे खड़ा रहूं या ऐसे खड़ा रहूं, मैं ऐसे खड़ा रहूं या मैं ऐसे खड़ा रहूं, ऐसे कुछ भी, कनेक्टिविटी वो सेम। ये यहीं जुड़ा था, ये यहीं जुड़ा था। मैं अगर ऊपर नीचे कुछ भी कर रहा हूं तो मेरा हाथ स्पेस में अलग अलग जगह पर तो जा रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी वाज ऑलवेज सेम। मेरे भाई इसी को बोलते हैं सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक बंदे ने कहा ये भी समझाओ। अरे समझाते हैं ना। आपने क्या किया, आपने फोटोज खींची थी, खूब सारी फोटोज को आपने अपने सिस्टम में सेव कर लिया। उसके बाद एक फोटो की कॉपी करके पेस्ट कर लिया। फिर आपने उसमें क्या किया, क्रॉप किया। मेरी एक फोटो में मेरा एक हाथ क्रॉप करके ऐसे निकाल दिया। फिर आपने मेरा एक पैर क्रॉप करके ऐसे निकाल दिया। फिर मेरे हाथ को लेकर पैर की जगह ऐसे लगा दिया और पैर को लाकर हाथ की जगह लगा दिया। अब ये जो नया फोटो आपने बनाया है और जो ओरिजिनल फोटो था, इन दोनों में अरे अंधा आदमी भी बता दे भाई साहब कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। दूर से दिख रहा है स्ट्रक्चर अलग अलग है, कनेक्टिविटी अलग अलग है। ये पहले इधर जुड़ा था, बाद में इधर जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाई